नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और अगर आप मुझसे Facebook से जुड़े हुए हैं तो मेरे YouTube चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी की गई सारी बचकानियाँ या अच्छी चीज़ें आप तक पहुंच सकें। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं मंटो की कहानी। मंटो का नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो उन्हें पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। आज मैं मंटो की सुप्रसिद्ध कहानियों में से एक, मेरी पसंदीदा टोबा टेक सिंह, आप सबके लिए पढ़ूंगा। उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छी लगे। दादी नानी की तरह तो मैं कहानियाँ नहीं सुना सकता, उनकी तुलना की भी नहीं जा सकती, पर कोशिश करूँगा कि वो आपको अच्छी लगे। तो आज की मेरी जो कहानी में जो आज पाठ करने वाला हूँ, टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह की कहानी बंटवारे पर आधारित है। बंटवारे पर किस तरह सब कुछ बट गया, किसी का घर बार छूट गया, किसी का प्यार छूट गया, किसी का यार छूट गया। कुछ पागल खाने में कैदी परेशान हो गए कि किधर भेजे जाएंगे, तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने का तय हुआ और हिंदू और सिखों को हिंदुस्तान। चलिए बाकी की कहानी हम टोबा टेक सिंह की कहानी में पढ़ते हैं, मंटो के द्वारा लिखी हुई। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। टोबा टेक सिंह। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी यानी कि सामाजिक कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं यह बात माकूल थी या गैर माकूल, बहरहाल दनिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतहों की कॉन्फ्रेंसें हुई और बिल आखिर पागलों के तबादले के लिए एक दिन मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान ही में थे वहीं रहने दिए गए। बाकी जो बचे उनको सरहद पार रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान से चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इससे किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्पी चिमगोइयाँ होने लगी। चिमगोइयाँ यानी कि गपशप। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके दोस्तों ने पूछा, मौलवी साहब यह पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गैर फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। यह जवाब सुनकर उनका दोस्त मुतमईन हो गया। मुतमईन यानी संतुष्ट। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ आकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बाज पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत यानी कि बहुतायत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदार ने अफसरों को कुछ ले देकर पागल खाने भिजवा दिया था कि वह फांसी के फंदे से बच सके। यह पागल कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ और यह पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से वह भी बेखबर थे। अखबारों से उन्हें कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदारी सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी गुफ्तगू से वह कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसके कायदे आजम कहते हैं उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। यहाँ यह कहाँ है, इसका महल्ले वकू
मतलब भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके मुतल्लिक वह कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि वह सब पागल जिसका दिमाग पूरी तरह माऊफ यानी बिगड़ा हुआ नहीं था, इस मखमसे में गिरफ्तार थे कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर पाकिस्तान में है तो यह कैसे हो सकता है कि वह कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चक्कर में कुछ ऐसे गिरफ्तार हुआ कि और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते वह एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहने पर बैठकर 2 घंटे मुसल्लत तकरीर करता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने जब उसे नीचे उतरने को कहा तो वह और ऊपर चढ़ गया। जब उसे डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ, न पाकिस्तान में। मैं इस दरख्त पे रहना चाहता हूँ। बड़ी देर के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वह नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वह उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक MSc पास रेडियो इंजीनियर में जो मुसलमान था, दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास रविश, मतलब पतला रास्ता पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। यह तब्दीली नमदार मतलब प्रकट हुई कि उसने अपने तमाम कपड़े उतार कर दफेदार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चियांटे के एक मोटे मुसलमान ने, जो मुसलमान लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था, यकलक यानी एकदम यह आदत तर्क कर दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनांचे उसे एक दिन अपने जंगल में ऐलान कर दिया कि वह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। इससे पहले कि खून खराबा हो जाए, दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। अमृतसर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत थी जिसने उसे ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में वह उस लड़की को नहीं भूला था। वह उन तमाम हिंदू और मुसलमान लीडरों को गालियां देने लगा जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वह पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो उस वकील को कई पागलों ने समझाया कि वह दिल बुरा ना करे, उसे हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उसी हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वह लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था। उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ। वह छुप छुप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी, यूरोपियन वार्ड होगा भी कि नहीं, ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहरमार नहीं करनी पड़ेगी। एक सिख था जिसे पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जुबान से यह अजीबो गरीब अल्फाज सुनने में आते थे, औपड़ दी गड़गड़ दी अनेक दी बधाइयां दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। वह दिन तो सोता था न रात को। पहरेदारों का यह कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वह एक लहजे के लिए भी नहीं सोया था। वह लेटता भी नहीं था, अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे और पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वह लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और
पागलों के तबादले के मुतल्लिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती थी तो वह गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता था कि उसका क्या ख्याल है तो वह बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ऑपर दी गड़गड़ दी अनैस दी बधाइयाँ दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टैक्सिंग गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू कर दिया कि टोबा टैक्सिंग कहाँ है, जहाँ का वह रहने वाला है। किसी को भी मालूम नहीं था कि टोबा टैक्सिंग पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे वह खुद इस उलझवार में गिरफ्तार हो जाते थे कि यह सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो आज पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और यह भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाए। इस सिख पागल के केश छिद्रे होकर बहुत मुख्तसर रह गए थे। चूंकि बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सिर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके बायस उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी बेजरर था। बेजरर यानी जिससे कोई हानि ना हो। जिसके बयस उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी मगर आदमी बेजरर था। 15 वर्षों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वह उसके मुतल्लिक इतना जानते थे कि टोबा टैक्सिंग में उसकी कई जमीन थी। अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा दिए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए यह लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक यह सिलसिला जारी रहा पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना जाना बंद हो गया। उनका नाम बिशन सिंह था मगर उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसका यह कथन कदापि मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसे अजीजो अकारिब निकट संबंधी उससे मिलने के लिए आने के करीब होते तो उसे अपने आप पता चल जाता। चुनांचे वह दफेदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वह अच्छी तरह नहाता, बदन पर खुशबू साबुन घिसता और बालों में तेल डालकर कंघा करता। अपने वह कपड़े जो वह कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा कर पहनता और यूं सज बनकर मिलने वालों के पास जाता। वह उससे कुछ पूछते तो वह खामोश रहता या कभी कभार ऑपर दी गड़गड़ दी अनैस दी बधाइयाँ दी मूंग दी दाल ऑफ द लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 वर्षों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वह बच्ची थी, जब भी अपने बाप को देखकर रोती। जवान हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू भरते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टैक्सिंग कहाँ है। अब उसने इत्मीनान बस जवाब न मिला तो उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई थी जो उसे उनकी आमद की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वह लोग आएं, उससे हमदर्दी का इजहार करें और उसके लिए फल मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वह आएं तो उनसे पूछे कि टोबा टैक्सिंग कहाँ है। वह उसे यकीनन बता देंगे कि टोबा टैक्सिंग पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। उसका ख्याल था कि वह टोबा टैक्सिंग ही से आते हैं जहाँ उसकी ज़मीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज़ बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टैक्सिंग पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने हस्बे आदत कहा लगाया और कहा वह पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक उसको हुक्म नहीं दिया।
बिशन सिंह ने उस खुदा से कई मर्तबा बड़ी मिन्नत समाजत से कहा कि वह हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर खुदा बहुत मसरूफ था, इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर बिशन सिंह खुदा पर बरस पड़ा। और पर दी गड़गड़ दी अनेक दी बधाइयां दी मूंग दी दाल ऑफ वाहे गुरु दी खालसा एंड वाहे गुरु जी दी फतेह। इसका शायद मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिख के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो बिशन सिंह का दोस्त था मुलाकात के लिए आया। मुसलमान दोस्त पहले कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया, फिर वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। यह तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बिशन सिंह ने फजलदीन को एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए थे। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रुपकौर, वह कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रुपकौर। फजलदीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ वह भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई। बिशन सिंह खामोश रहा। फजलदीन ने फिर कहना शुरू किया, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई वधवा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर सिंह से कहना कि फजलदीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंसें जो वह छोड़ कर गए थे उनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरी ने कट्टी हुई थी, पर वह 6 दिन की होके मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ, और यह तुम्हारे लिए थोड़े से मरुंडे लाया हूँ। बिशन सिंह ने मरुंडे की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलदीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलदीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वहीं है जहाँ था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है? हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में है। फजलदीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। और दी गड़गड़ दी अनेक दी बधाइयां दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी टूर फिटे मुंह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्त पहुंच चुकी थी और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थी जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लॉरियां पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुई। मुतालिका यानी संबंधित अफसर भी हमराह थे। वागह यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर बसा एक गांव के बॉर्डर पर तरफैन के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तिदाई कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लोरियों से निकालना और उनके दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रजामंद होते उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वह इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते थे जो उन्हें फाड़ कर अपने स्तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा था, कोई गा रहा है, कुछ आपस में झगड़ रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोरो गोगा अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर कहाँ फेंका जा रहा है। वह चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मरतबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज मुसलमानों और सिखों को यह नारे सुनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और वह बागा के उस पार का मुतल्लिक अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में?
मुतल्लिका अफसर हंसा। पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकीमंदा यानी बचे हुए साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह जहां है, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऑपर दी गड़गड़ दी अनेक्स दी बधाइयां दी मूंग दी दाल ऑफ द टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसने बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया है तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा। मगर वह न माना। अब उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वह दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों को खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि बेजरर था, इसलिए उसे मजीद जबरदस्ती न की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले सकीतो सामित यानी जो न बोले न हिले डुले, बिशन सिंह के हलक से एक फलक सिगाफ चीख निकली, यानी गगनभेदी चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और उन्होंने देखा कि वह आदमी जो 15 बरस तक एक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औंधी मुंह लेटा है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। धन्यवाद। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने ये कहानी सुनी और अगर आपको ये अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे किसी एक और कहानी को सजेस्ट करें। अगली बार मैं उस कहानी को पढ़ने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।